नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, हम आपके लिए जानकारियों का, खबरों का एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा संकलन लेकर आते हैं जो आपको आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत काम आते हैं। हमारी हर बार यही कोशिश होती है कि हम उन्हीं जानकारियों को इकट्ठा कर आपके लिए लेकर आए। वो जानकारियां आपको जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं और प्रश्न पत्रों को हल करते होते हैं तो उस वक्त आपको ये जानकारियां वहां प्रश्नों के रूप में नजर आ जाए। तो आइए नजर डालते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। क्यों फट गई सिक्किम में ग्लेशियर से बनी झील? उज्ज्वला लाभार्थियों को अब 600 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। और मन की बात से योजनाओं को मिला प्रोत्साहन। और अब खबरें विस्तार से। अब हम चलते हैं सिक्किम और बात करेंगे वहां जो तबाही आई है। हुआ यूं है कि 4 अक्टूबर को सिक्किम में ग्लेशियर से बने झीलों में फट जाने से, यानी कि वहां पर बादल फटने जैसी घटना हो जाने से तबाही आ गई और हजारों लोग बेघर हो गए, पानी में डूब गए और बाढ़ की स्थिति आ गई। तब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। सिक्किम की इस घटना के बाद से मौसम वैज्ञानिकों ने यह आशंका जता दी है कि जिस तरह से हमारे ग्लेशियर्स अलग अलग जगहों पर पहाड़ी इलाकों में बार बार पिघल रहे हैं, गर्मी जो बढ़ रही है वातावरण की, धरती जो गर्म हो रही है और उससे जो ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं और ये झीलों का निर्माण हो रहा है, तो आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाएं, यानी कि ग्लेशियर से बनी झीलों के फट जाने की घटनाएं हिमालयन माउंटेन्स रीजन्स में बार बार हो सकती है, कई बार हो सकती है और इससे जान मान का भारी नुकसान हो सकता है। आइए अब इस पर डिटेल में नजर डालते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सिक्किम में 4 अक्टूबर 2023 को जो तबाही आई वह उस इलाके में ग्लेशियर्स के पिघले पानी से बने झीलों के फटने की वजह से हुई है। मौसम वैज्ञानिकों की भाषा में इसको ग्लेशियर लेकआउट बर्स्ट फ्लड कहते हैं और उनका यह मानना है कि जिस तरह से ग्लेशियर्स के निचले इलाकों में ऐसी झीलें बनती जा रही हैं, वह आने वाले समय में और भी बड़ी आपदाएं आ सकती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस तरीके की घटना सिक्किम में ग्लेशियर लेक के फटने से हुई है, ठीक उसी तरह की घटना उत्तराखंड के चमोली में भी हुई थी। यानी कि जो सिक्किम में जो घटना हुई है, ग्लेशियर पानी से जो बनी झील के फट जाने की वजह से तबाही आई है, वो कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी अलग अलग पहाड़ी इलाकों में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। चमोली इसका बढ़िया उदाहरण है। साथ ही उस वक्त जब केदारनाथ में इस तरह की घटना हुई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे, एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ में भी जो तबाही आई थी वो इसी तरह की एक झील के, यानी कि ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद से जो झील बनी थी उस पहाड़ी के ऊपर में, उसके फट जाने के कारण बनी थी। केदारनाथ की त्रासदी को भला कौन याद नहीं करता है। 2013 में केदारनाथ त्रासदी के पीछे भी ऐसे ही एक ग्लेशियल झीलों के फटने की घटना ही थी। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से इस तरह की खतरनाक झीलों की पहचान और उनकी मैपिंग करने और उनके फटने से होने वाली तबाही से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और इस पर लगातार काम भी किया जा रहा है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने अमर उजाला अखबार से बात करते हुए ये बताया कि सिक्किम में आई बाढ़ और मची तबाही किसी बादल फटने की घटना नहीं हुई है, बल्कि इस तरह बाढ़ की वजह ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है। हुआ यूं था कि जब सिक्किम की घटना सामने आई तो लोगों को ये लगा ये फ्लैश फ्लड है, यानी कि अचानक बहुत तेजी से बादल कहीं पर फट गया है। लेकिन बाद में मौसम वैज्ञानिकों ने इस बात को बताया कि नहीं, ये बादल फटने की घटना नहीं है। सिक्किम में जो हुई है तबाही उसके पीछे ग्लेशियर्स के पानी से बनी झीलों के फट जाने के कारण हुई है। इस तरह के जो लेक बनते हैं, यानी कि जो झीलों बनते हैं ग्लेशियर्स के पानी के पिघल जाने से, खास तर से हिमालयन रीजन, सिक्किम लद्दाख के इलाकों में ग्लेशियर के नीचे वाले हिस्से में पिघलने वाले पानी से तैयार होते हैं और इन लेक्स में पानी बहुत ज्यादा जमा होता जाता है। जब कभी यह पानी का जमाव फ्लड के रूप में अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है तो सिक्किम में जिस तरह की रात को बाढ़ आई वैसी ही तबाहियां होती है। इसका मतलब यह निकलता है कि जब पानी लगातार जमा होता जाता है, यानी कि
ग्लेशियर्स पिघलता जाता है और उनसे जो झील बनती है उसमें लगातार पानी भरता जाता है और एक ऐसा वक्त आता है कि उस झील की सीमा पानी रोकने की खत्म हो जाती है और ऐसे में ही वो बर्स्ट होता है और इस तरह यानी सिक्किम के जैसे कि तबाही आने लगती है। ये इसरो ने जारी किया है 3 ऐसे फोटोग्राफ्स। इसरो ने सैटेलाइट से जो उस दिन किया और उसके पहले की जो तस्वीरें जारी की है उससे आपको साफ पता लगेगा। ये 17 सितंबर का है जहां पर ये पूरा इलाका है जहां पर ये घटना हुई यानी कि झील जो है वो बस्ट हुई है। 17 सितंबर के इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे जो इमेज है उसमें देखेंगे ये पूरा इलाका बिल्कुल ब्लैक है यानी यहाँ पर उस तरह का कोई मूवमेंट नहीं था। अब आप 28 सितंबर का देखेंगे तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा वहां पर बढ़ा हुआ लगता है यानी कि उस जगह पर ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं जिससे झील पे दबाव बढ़ता जा रहा है। और जब आप 4 अक्टूबर का जो इमेज है इसरो के द्वारा जारी किया जब यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा इलाका है पूरी तरह से यानी हाफ तो बिल्कुल ही छिप चुका है यानी जो काला वाला जो हिस्सा है झील जो है वो आधा तो बिल्कुल ही क्लियर नहीं आ रहा है। इसका मतलब वहां पर इस तरह का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है, बादल जो है वहां पर जमा होते जा रहे हैं, पानी जो है लगातार बरस रहा है यानी और ग्लेशियर से जो पानी पिघल कर आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है और जो इमेज है वो धुंधला दिख रहा है। इसका मतलब वहां पर इस तरह के मूवमेंट्स चल रहे हैं और उसी के बाद से जब पानी का दबाव बढ़ गया तो ये जो झील थी वो फट गई और सिक्किम में तबाही आ गई। हिमालयन रीजन के बर्फीली पहाड़ियों पे शोध करने वाले संस्थान DGRE यानी डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के पूर्व निदेशक अश्वघोष गंजू कहते हैं कि ग्लेशियल झीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है यानी कि वो जो इलाका है जहाँ पे ग्लेशियर्स है उसमें गर्मी बढ़ जाने की वजह से जो झीलों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। ग्लेशियर्स चूंकि पिघल रहे हैं तो जो पानी जो बनेगा पानी निकलेगा आखिर जाएगा कहाँ, तो ऑब्वियसली वहां पे झील बनेंगे और कई झीलें अलग अलग स्थानों पर बन रही हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसी अनुपात में पिघले हुए पानी से झीलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन झीलों के पानी के संचयन और उनके निकास की जब तक विधिवत व्यवस्था नहीं होगी तब तक खतरा बरकरार रहेगा। उनका ये कहना है कि जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं और जब इन झीलों में पानी जमा होता है तो हमें कोई एक ऐसा रास्ता निकालना होगा कि जब पानी जमा होता है तो अपने आप उन जगहों से नीचे आता जाए यानी कि झील में पानी का दबाव ना बढ़े, ऐसा कोई रास्ता निकालना होगा। वो कहते हैं कि पूरी हिमालय बेल्ट में जो सिक्किम से शुरू होकर लद्दाख और इसके आसपास पीर पंजाल की पहाड़ियों तक जाती है वहां ग्लेशियर और उसकी झीलों से ये खतरे की बड़ी आहट है। मतलब ये जो पूरा इलाका है अगर ऐसे ही यहाँ चलता रहा झीलें बनती रही तो पूरे के पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़ा खतरा ये बन सकता है। भारत के 30 लाख लोग इन झीलों के बेसिन यानी निचले इलाकों में रह रहे हैं जो सिक्किम और केदारनाथ जैसी आपदा से प्रभावित हो सकते हैं। हो यूं रहा है कि जो ये इलाके हैं वहां पर यानी कि आप सिक्किम की बात कर लें, आप केदारनाथ की बात कर लें तो इस तरह के ग्लेशियर से जो झीलें बन रही है भारत के इलाके में उसमें 30 लाख के आसपास की जो आबादी है वो निचले इलाके में रहती है। तो इसका सीधा अर्थ ये निकलता है ये जो 30 लाख की आबादी है वो खतरे के अंदर है यानी कि जब झील में पानी का दबाव आगे भी बढ़ेगा इन जगहों पर बढ़ेगा तो जहां जहां पानी आएगी तबाही आएगी, वहां पर बिल्कुल बाढ़ जैसी स्थिति आएगी। तो ये जो 30 लाख लोग हैं जो इन झीलों के आसपास निचले इलाकों में रहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अब जानना यह जरूरी है कि सबसे ज्यादा खतरा आखिर है कहां। नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 30 देशों में 1089 ग्लेशियर्स लेक बेसिन्स हैं यानी कि 1089 इस तरह के बेसिन्स है, लेक बेसिन्स है जहां पर पानी जमा होते हैं। इन जगहों पर 9 करोड़ लोग रहते हैं और इनमें 1.5 करोड़ लोग तो ग्लेशियर लेक के मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते हैं। मतलब कि जो टोटल पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में वो 9 करोड़ लोग हैं जो इस तरह के झीलों के आसपास रहते हैं। लेकिन उस 9 करोड़ में 1.5 करोड़ की ऐसी जनसंख्या है जो सिर्फ
50 किलोमीटर के दायरे में रहती है, यानी कि उनका जो जीवन है हर वक्त इस तरह की तबाही के खतरे से भरा हुआ है। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश है जहां पर ग्लेशियर लेक सबसे ज्यादा है, या यूं कहें तो 1089 जो ग्लेशियर लेक की आधी जो संख्या है वो इन्हीं 4 देशों में है। यानी कि अगर पूरी दुनिया में 1089 इस तरह के ग्लेशियर लेक्स हैं, उनमें से आधी यानी कि 500 के आसपास तो सिर्फ 4 देशों में ही है। वो देश है भारत, पाकिस्तान, पेरू और चीन। इन देशों में 48% लोग ऐसी बर्फीली झीलों के 20 से 35 किलोमीटर की रेंज में निचले इलाकों में रहते हैं, और 3 लाख लोग ऐसे हैं जो झीलों के 5 किलोमीटर के दायरे में। यानी कि ये जो 4 देश है जिसमें भारत भी शामिल है, उसमें सिर्फ इन झीलों के 5 किलोमीटर के दायरे में 3 लाख लोग रहते हैं। तो इसका मतलब साफ ये निकलता है जो 3 लाख की जो आबादी है वो इन झीलों के बिल्कुल आसपास में रहती है, उनका जीवन तो हर वक्त खतरे में है। और लगातार ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ जाने से ग्लेशियर्स तो पिघलते ही रहते हैं, और जैसे जैसे वो पिघलेंगे, पानी बढ़ेगा, इन झीलों पर दबाव बढ़ेगा, और ये आबादी जो बिल्कुल ही झीलों के आसपास में है उन पर बड़ा खतरा हर वक्त बना रहेगा। ग्लेशियर लेक आमतौर पर हाई माउंटेन एशिया में ज्यादा पाई जाती हैं, और इनके आसपास बहुत सारी आबादी नहीं रहती है, लेकिन इन झीलों के निचले इलाकों में लोग रहते हैं। इसके कहने का यह मतलब है कि जो ग्लेशियर्स लेक हैं वो ज्यादा हाई माउंटेन एशिया में पाई जाती हैं, और वो ऊपर का इलाका है। जो ज्यादातर जो आबादी है वो निचले इलाकों में रहती है, लेकिन जो झीलों के आसपास की आबादी है जो 5 किलोमीटर के रेंज में है या जो 25-30 किलोमीटर के रेंज में है, उन पर तो खतरा हमेशा ही बना रहेगा। भारत में इस तरह की झीलें हैं कहां? हाई माउंटेन एशिया भारत के हिमालय बेल्ट के ऊंचे पहाड़ों पर पिछले कुछ दशकों में इस तरह के जो लेक बने हैं वो 37 से 93% तक बढ़ गई है। यानी कि जो पहले जो जितनी झीलें थी उनकी संख्या में 37 to 93% तक इंक्रीज हुआ है नंबर, मतलब वो संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। भारत के 4 राज्यों में कुल मिलाकर 34 प्रमुख ग्लेशियर्स हैं, और इनमें से 14 बहुत बड़े बड़े हैं। जिन 4 राज्यों में ग्लेशियर्स हैं इंडिया में वो हैं लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख में 15 प्रमुख ग्लेशियर्स हैं, और ये हैं पेसिंग लुंगपा, डुरुंग डुरुंग, पार्कोचिक, सक्तोकपा ईस्ट, थारा कांगड़ी, गर्म पानी, रासा 1, रासा 2, अर्गलगनास ग्लेशियर, फुननगमा, पानामिक 2, सासेर और सासेर 2। यानी कि लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है और इसके अलावा जो 3 जो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, इसमें बहुत सारी झीलें भारत में भी हैं। लद्दाख के ग्लेशियर हर साल काफी तेजी से पिघल रहे हैं, और यहाँ सबसे तेज पिघलने वाले ग्लेशियर अरगन ग्लास और डुरुंग डुरुंग है। अरगन ग्लास 18 मीटर प्रति वर्ष की स्पीड से पिघल रहा है, जबकि डुरुंग डुरुंग 12 मीटर प्रति वर्ष की दर से पिघल रहा है। इसका मतलब यह है कि इसमें जो ग्लेशियर्स में जो बर्फ पिघलने की जो रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ सिर्फ थारा कांगड़ी ग्लेशियर इकलौता है जहां 5 साल में यह बढ़ा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ग्लेशियर ऐसा भी है जो पिघल नहीं रहा है, बल्कि वहां बर्फ जमा हो रहे हैं, और वो जो ग्लेशियर है वो बड़ा होता जा रहा है। वह 11 मीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। यानी कि थारा कांगड़ी का ग्लेशियर है लद्दाख के रीजन का, वो 11 मीटर प्रति वर्ष की दर से बड़ा होता जा रहा है। ये एक अच्छी खबर है। जहां हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पूरी दुनिया में पिघल रहे हैं, भारत में अलग अलग हिस्सों में पिघल रहे हैं, वहां पर लद्दाख में एक ऐसा भी ग्लेशियर है जो पिघल नहीं रहा है, वो बड़ा हो रहा है। लद्दाख के बाद अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में जो ग्लेशियर्स हैं उनकी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर एक ही ग्लेशियर है खांगड़ी। यह ग्लेशियर पिछले 5 साल में 6 मीटर प्रति वर्ष की दर से पिघल रहा है, जो इस इलाके के लिए खतरनाक है। ये खांगड़ी ग्लेशियर है। इसमें लगातार जो इसमें गर्मी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर घट रहा है, यानी कि पिघल रहा है और पानी में बदलते हुए झीलों का निर्माण कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में 12 प्रमुख ग्लेशियर्स हैं और यहाँ सब के सब घट रहे हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग का असर
इन सारे ग्लेशियर्स पे है, सब झील बना रहे हैं। सबसे तेज घटने वाला ग्लेशियर है गेपांग घाट, जो 30 मीटर प्रति वर्ष की दर से घट रहा है। ये बहुत खतरनाक है। ये गेपांग घाट नाम का जो ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में, वो 30 मीटर हर साल घट जा रहा है। यानी कि 30 मीटर का जो इलाका है ग्लेशियर्स का, वो पानी में बदलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है और वो झीलों का निर्माण कर रहा है। उत्तराखंड में 6 प्रमुख ग्लेशियर हैं। माबांग ग्लेशियर जो 6.96 मीटर प्रति वर्ष, प्यूंग ग्लेशियर 4 मीटर प्रति वर्ष, चिपा 7.9 मीटर प्रति वर्ष, गंगोत्री ग्लेशियर 33 मीटर प्रति वर्ष। गंगोत्री लोग जाते हैं, वहां टूरिज्म होता है, वहां 4 धाम में से एक है और हजारों लोग वहां जाते हैं और वो 33 मीटर प्रति वर्ष की दर से वहां ग्लेशियर पिघल रहा है। डोकरियानी 21 मीटर प्रति वर्ष, चोराबारी 11 मीटर प्रति वर्ष की गति से पिघल रहे हैं। यानी उत्तराखंड में ग्लेशियर के पिघलने की दर देश में सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा खतरा भी यही है। इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड के जो ग्लेशियर है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है ग्लोबल वार्मिंग से। जाहिर है वहां टूरिज्म की वजह से बहुत लोग जाते हैं, वहां जो पहाड़ है उन पर दबाव बनता जा रहा है, वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट्स बढ़ता जा रहा है, मोटर कार की मूवमेंट बढ़ रही है, लोग वहां लगातार जाते हैं, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ती है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे ज्यादा जो असर है वो उत्तराखंड के ग्लेशियर्स पे है, यानी कि खतरा सबसे ज्यादा उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे उज्ज्वला योजना की, जिसमें सरकार ने ये घोषणा की है कि लाभार्थियों को अब जो एलपीजी सिलेंडर है वो सिर्फ 600 रुपए में मिलेगा। आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। उज्ज्वला लाभार्थियों को अब 600 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले करोड़ों लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 4 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गैस सिलेंडर की सब्सिडी में इजाफा करते हुए 200 रुपए की जगह उसे 300 रुपया कर दिया। और इसका मतलब यह निकलता है कि उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लोगों को अब सिर्फ 600 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। पिछले 37 दिनों में भारत सरकार ने गैस सिलेंडरों के दाम में दूसरी बार कमी की है, जिसका फायदा 10 करोड़ लाभार्थियों को दिया जाना है। इसके पहले 29 अगस्त को सरकार ने 200 रुपये गैस के सिलेंडर दाम कम कर दिए थे, जिसका फायदा देश के सभी कंज्यूमर्स को दिया गया था। यानी कि आम जनता को उसमें कोई उज्ज्वला योजना या किसी खास योजना का मतलब नहीं था। देश में एक जनरल जब प्राइस की कमी की गई थी तो 200 रुपए की कमी कर दी गई थी। सरकार के इस ऐलान के बाद दिल्ली में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 603 रुपए की रसोई गैस का अब सिलेंडर मिलना है। यानी कि जब सरकार ने फिर से सब्सिडी बढ़ा दी है तो अब दिल्ली में जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं उन्हें 603 रुपए में अब सिलेंडर मिलने वाला है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुंबई में 602 रुपए में, कोलकाता में 629 रुपए और चेन्नई में 618 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। देश में 31 करोड़ से अधिक घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें 9.6 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थी भी शामिल हैं। थोड़े ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी 75 लाख एलपीजी नए कनेक्शन देने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह डिसीजन लिया था कि उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को अतिरिक्त 75 लाख एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। यानी कि उज्ज्वला योजना में 75 लाख और नए कनेक्शंस दिए जाने हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि अगले 3 वर्षों के दौरान प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन पर 1650 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। यानी कि जो नए उज्ज्वला योजना में 75,000 जो कनेक्शन दिए जाएंगे उससे 1650 करोड़ का अलग से वित्तीय भार आएगा भारत सरकार के ऊपर। उज्ज्वला 2 के मौजूदा तौर तरीकों के अनुसार लाभार्थियों को पहली रिफिल और स्टोव भी मुफ्त मिलता है। यानी कि जब पहला आप सिलेंडर भराते हैं और जो गैस का जो स्टोव है वो आपको फ्री देते हैं। आइए अब आपको ये बता देते हैं कि अगर आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी पात्र हैं, यानी कि आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको इस उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मिल सकता है, तो आखिर आपको करना क्या है।
आप आवेदन कैसे करेंगी। सबसे पहले आपको उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और उसके बाद आपके स्क्रीन पर डाउनलोड फॉर्म का एक विकल्प दिखाई देगा जिसमें आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां डिटेल में जमा करनी है, भर देनी है और उसके बाद उस फॉर्म को अपने दस्तावेजों के साथ एलपीजी सेंटर जाकर वहां पर जमा करना होता है। एक बार जैसे ही आपका आवेदन वेरीफाई हो जाएगा, आपको इस योजना के तहत एलपीजी का कनेक्शन मिल जाएगा। जब आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये वाला डिटेल मिलेगा। यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा अपने ग्राहक को यानी कि केवाईसी की जरूरत आपको पड़ती है। अगर आपको उज्ज्वला कनेक्शन लेना है तो पहले आपका केवाईसी बहुत जरूरी है। हालांकि असम मेघालय के लिए अभी यह अनिवार्य नहीं है। आवेदक पहचान पत्र के रूप में आवेदक को आधार कार्ड या प्रमाण पत्र कुछ ऐसा हो जिसमें उसका पता लिखा हो, वो होना बहुत जरूरी है। जिस राज्य में आप आवेदन कर रहे हैं उस राज्य द्वारा जारी हुआ राशन कार्ड या परिवार को संरचना को प्रमाणित करने वाला कोई और दस्तावेज हो तो वो भी चलेगा। उसके बाद दस्तावेज में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार वयस्क सदस्यों का आधार, यानी कि अगर आप महिला हैं, लाभार्थी की पात्र हैं, तो आपको तो अपना आधार देना ही है, साथ में जो परिवार में जो एडल्ट हैं उनके भी आधार आपको जमा करने पड़ेंगे। बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड, यानी कि आपको बैंक की आपका जो डिटेल है बैंक का वो भी आपको वहां देना पड़ता है। परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक केवाईसी, यानी कि पूरे परिवार को पूरी तरह दर्शा देने वाला केवाईसी करवा लेना है। तो इस तरह से आप उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो यह जानना होगा ना कि आखिर पात्र कौन है। क्या आप उज्ज्वला योजना के कनेक्शन के लिए, एलपीजी के नए कनेक्शन के लिए पात्र हैं? तो आइए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पात्रता क्या है, क्या क्या चाहिए उसमें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती है। मतलब उज्ज्वला योजना एक्सक्लूसिवली सिर्फ महिलाओं के लिए है। देश की महिलाओं को खाना बनाते वक्त धुआं आंखों में, चेहरे पर ना लगे, इसी के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। और इनकी उम्र 18 साल से अधिक है, यानी कि अगर आप महिला हैं, भारत की नागरिक हैं और 18 साल से अधिक की हैं तो आप पात्र हैं, आप उज्ज्वला योजना में अप्लाई कर सकती हैं। पात्रता के लिए महिलाएं बीपीएल परिवार से होनी चाहिए, यानी कि बीपीएल परिवार से ही कोई महिला है तो उसी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा। जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें यह नहीं मिलता है। इनके बीपीएल कार्ड के अलावा राशन कार्ड भी होना चाहिए और इन महिलाओं के परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर एलपीजी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। यहां पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब साफ यह है कि अगर आप बीपीएल के परिवार के हैं, आप महिला हैं, आप उज्ज्वला योजना में एक एलपीजी का कनेक्शन लेना चाहती है, तो यह बहुत जरूरी है कि आपके परिवार में किसी के नाम पर कोई पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार यह चाहती है कि एलपीजी का जो कनेक्शन है उज्ज्वला का, वो उन्हीं परिवारों को दिया जाए जहां पर पहले से कोई कनेक्शन नहीं है। और जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, जब पात्रता वाली चीजों को आप ढूंढना चाहेंगे तो वहां वेबसाइट पे आपको यह नजर आएगा। उसमें लिखा है उज्ज्वला के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता का मानदंड। आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। एक ही घर में किसी भी अन्य एलपी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित श्रेणियों में संबंधित वयस्क महिला, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और प्रधानमंत्री आवास योजना, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, चाय और चाय बागान की जनजातियां, वनवासियां और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, परिवारों में 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध है। इसका मतलब कि इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें से किसी भी एक तरह से आप एक गरीब परिवार के रूप में सरकार में आपकी सूचना दी गई है, यानी कि आप रजिस्टर्ड है एक गरीब परिवार के रूप में, तभी आपको यह लाभ मिलेगा। ये उज्ज्वला योजना आखिर शुरू कब हुई थी? कब शुरू हुई थी ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऐसे ग्रामीण और वंचित परिवारों को जो कि ईंधन के रूप में लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना बनाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे, उनके लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये एक योजना लागू की गई थी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया में इस योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना का जो मुख्य मकसद था वो ये था कि जो भी महिला लकड़ी जलाकर, उपला जलाकर या किसी भी तरह का इस तरह का पारंपरिक ईंधन जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हो सकती हो, उसकी आंखों में जलन होता हो, तो उन महिलाओं को स्वच्छ ईंधन देने के लिए एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के नाम से शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे मन की बात की। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मन की बात करते हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं। मन की बात से योजनाओं को मिला प्रोत्साहन। 3 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात की शुरुआत की थी, जो अपने 10वें साल में है। और इस मौके पर आईआईएम बेंगलोर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आर्थिक विभाग ने एक विशेष रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी इस कार्यक्रम में जिस भी चीज का जिक्र कर लेते हैं उसकी बिक्री बढ़ जाती है या फिर गूगल में सर्च की संख्या बढ़ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रधानमंत्री हस्तकरघा उद्योग के बारे में बात कर लेते हैं अगर मन की बात में, तो हस्तकरघा उद्योग में बिक्री बढ़ जाती है, लोग सर्च करना शुरू कर देते हैं। अगर प्रधानमंत्री मधुबनी पेंटिंग की बात कर देते हैं तो जो गूगल पे जो सर्च इंजन है वहां पे मधुबनी पेंटिंग के बारे में ज्यादा लोग सर्च करने लगते हैं। यानी कि मन की बात में जिक्र होते ही पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। और जो बिजनेस हाउसेस है, यानी कि अगर जो मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा हो इससे जुड़ा हुआ, तो उसके बिजनेस में इजाफा होने लगता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान, बेटी के साथ सेल्फी, हर घर तिरंगा जैसे सिर्फ सामाजिक अभियान को ही प्रोत्साहन नहीं मिलता है, बल्कि पीएम मुद्रा, स्वनिधि, स्वकन्या समृद्धि, जनधन खाते जैसे आर्थिक बदलाव से जुड़े कार्यक्रमों को भी बढ़ावा मिला है। अगर प्रधानमंत्री, कहने का यह मतलब है कि अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ शब्द बोल देते हैं, तो जनधन योजना में नए खाते खुलने लगते हैं, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, गूगल पे लोग जनधन योजना के बारे में सर्च करने लगते हैं। जब भी प्रधानमंत्री किसी भी ऐसी चीज का जिक्र कर लेते हैं मन की बात में जो मार्केट में बिकता है, तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। पीएम के जिक्र के बाद बढ़ जाती है बिक्री। मन की बात में प्रधानमंत्री ने जब खादी का जिक्र किया तो खादी की बिक्री बढ़ गई। और घरेलू पर्यटन को लेकर जब बात की तो पर्यटन बढ़ने लगा। यानी कि अगर मन की बात में प्रधानमंत्री ने कुछ टूरिस्ट प्लेसेस का नाम बता दिया जो लोगों को नहीं पता है, ज्यादातर लोग उन्हीं जगहों पर जाते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने किसी छोटे से कस्बे, किसी छोटे रिमोट प्लेस का अगर जिक्र कर दिया और कह दिया कि ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, आप टूरिज्म के लिए यहाँ जा सकते हैं, तो लोग उसको सर्च करने लगते हैं गूगल पे और वहां जाने लगते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने खादी का वर्णन किया था, खादी के बारे में बात की थी, और उसका नतीजा यह हुआ कि खादी की बिक्री वित्त वर्ष 2016-17 में 1520 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 2558 करोड़ रुपए हो गई। वैसे ही सुकन्या समृद्धि योजना की मन की बात में जिक्र आने के बाद इस स्कीम के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ने लगा। मतलब जब प्रधानमंत्री ने सुकन्या समृद्धि योजना की बात की, उसकी डिटेल को मन की बात में बताया, तो लोगों ने तुरंत गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया और जो सेंटर्स है जहां पर ये इस बारे में योजनाएं जहां बताई जाती हैं, लोग वहां पहुंचने लगे और उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा करने लगे। एसबीआई की इस रिपोर्ट के अनुसार अब तक 3 करोड़ 60 लाख खाते सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले जा चुके हैं, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपया जमा हो चुका है। यानी कि जब प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया तो बहुत सारे खाते खुल गए और उसमें लगातार पैसे भी जमा होने लगे। रेहड़ी पटरी वालों के लोन से जुड़ी
पीएम स्वनिधि योजना का जब जिक्र प्रधानमंत्री ने 2020 में फरवरी महीने में किया था, तो उस वक्त भी लगातार लोग इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी जुटाने लगे, वहां सेंटर्स पे जाने लगे, गूगल पर सर्च करने लगे। स्वनिधि योजना का जिक्र करने के बाद ही इससे रेहड़ी पटरी वालों के बीच इस योजना के रूप में जो बातें हैं वो ज्यादा प्रचलित हो गई और अब तक 65 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इस स्कीम के तहत लोन दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने 3 साल पहले मन की बात में भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित लाइट हाउस का जिक्र किया था। उन्होंने जो जितने भी लाइट हाउस हैं उनके बारे में बताया था लोगों को, और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस जिक्र के तुरंत बाद गूगल में लाइट हाउस से जुड़े सर्च की संख्या 1.5 गुना बढ़ गई, जिसका फायदा पर्यटन को मिलेगा और राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में स्थित लाइट हाउस को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर पाएंगे। मतलब जब एक बार प्रधानमंत्री ने यह कह दिया, किसी लाइट हाउस के बारे में जिक्र कर लिया, वहां के लोगों जो नेविगेशन में मदद करते हैं उनके बारे में बात कर ली, तो लोगों ने फटाफट सर्च करना शुरू कर दिया कि लाइट हाउस कहाँ का अच्छा है, कहाँ हम जा सकते हैं, टूरिज्म के लिए हम उसे देखने जा सकते हैं, और राज्य सरकारों को उससे फायदा भी होने लगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुद्रा लोन के बारे में प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 में मन की बात में कहा था और उसके बाद से मुद्रा लोन को लेकर भी गूगल के सर्च में बढ़ोतरी हो गई। लेकिन कोरोना के दौरान मुद्रा लोन गूगल सर्च में सबसे अधिक प्रचलित हुआ। मतलब यह हुआ, जब कोरोना का जो महामारी का जो फेज था उस वक्त सबसे ज्यादा लोगों ने गूगल पे इसी योजना के बारे में सर्च किया था। और अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, जानकारियों का ऐसा ही संकलन लेकर आपके लिए आएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।